देखो ये दीदियाँ बैठी हैं, दीदी अभी यहाँ सामने भी दीदी बैठी हैं, ये लोग महिलाएं जब भोजन बनाते मैं तर्क देता हूँ, देवेंद्र भैया क्या हो गया, इस पे चढ़ूँ अब? काजू काजू खिलाओगे यहाँ रख के, काजू रखोगे? तेरे बैठने के पहले खत्म करेंगे हम। तुम्हारे को सारे उत्पाद मेरे टाइम पर करना। मेरी कुंडली में तुम दोनों लिखे होगे शनि राहु केतु की वजह। अच्छा इसकी शक्ल मेरे लुगाई से मिलती जुलती भी है यार थोड़ी। अरे थैंक यू यार, इतना भावुक मत हो। हाँ इसका मतलब कह दिया तो क्या हम भूखल है क्या? तत्काल लाके बिस्कुट रख दिया तुमने, वहां तक काजू रखे थे। ये अंतर है मुख्य अतिथि में और कलाकार। देखो ना कलाकारों की स्थिति, बिस्कुट पकड़ा दे मैदे के, कोई बात नहीं। तो ये आप लोग आनंद ले रहे हो, अच्छा लग रहा है। आपने वो मैं बता रहा था कि ये सब अच्छे डिल्डोल में जरा सा ऐसा नहीं है। दीदी वगैरह भोजन बनाती है, खाना बनाती है, आटा गूंथती है, पहले आटा गूंथने के बाद में रोटियां उतार देती है। थोड़ा सा आटा अगर थोड़ा सा जरा सा बच जाए तो उससे छोटी रोटी बना करके रख देती है। भगवान ने भी इन सबको बनाया, बड़े लंबे चौड़े सा बढ़िया खूबसूरत। थोड़ा सा आटा रह गया तो मेरे को थोड़ा सा बचा तो हाँ जरा सा जो बचा हुआ उसमें बना दिया उसने। कि मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। उस छोटी सी रोटी का, अरे वाह वाह, गौ माता को भोग लगता है। वाह लड़के वाह वाह। नाम करता है। हाँ। और इतना बड़ा चंचल बच्चा मेरा भी है जरा सा, मतलब वो खाली उसकी माँ का ही सुनता है, माँ की बात सुनेगा। तो उसको मालूम है मेरे बाप के तो लोग भारी नहीं सुन रहा था, अपन काय को सुना। बच्चे बड़े चंचल होते हैं सर। बच्चे से याद आया, हम लोग अमरावती में एक अनुष्ठान कर रहे थे, बड़े यज्ञ कर रहे थे, पंडित भी हूँ। तो वहाँ एक भाभी जी, सही में हूँ पंडित, वो भाभी जी दर्शन करा रही है अपने बच्चे को। यज्ञ मंडप के बाहर माता जी की मूर्ति लगी महिषासुर मर्दिनी की, और वो दर्शन कर रही है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उनके चलो संस्कार दिए जा रहे हैं। वो बच्चा कुछ बोल रहा था तो उसकी माँ उसका मुंह बंद करे, बोले चुप हो जा। फिर मम्मी का मुँह हाथ हटाए और फिर कुछ बोले, फिर उसका मुंह बंद करते। तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। अपन साहित्यकार है यार, जागरण की बात करना पड़ेगी, टोकना पड़ेगा। मैंने कहा भाभी जी गलत बात है, तो बच्चों को बोलना दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा। मोदी जी विकास चाह रहे हैं, विकास यही रोक रहे हो अमरावती में। मैंने कहा गलत बात। मैंने कहा बच्चों को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो उसका विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में। ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। इतना बेकार। इसलिए क्या है कि वो नहीं बोले तो ही अच्छा, भगवान की कृपा। ये यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा पड़ा हुआ है। और अच्छा चलते हुए, हम भारत के लोग हैं, छत्तीसगढ़ हो एमपी हो, चलते रस्ते लोग मजे ले लेते हैं, आनंद के मूड में रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है मस्ती आपके भीतर होना चाहिए। अगर आपके मस्ती नहीं है, अगर सुमड़ापन है, तो वो बाहर भी सबका आप ऐसा ही देखोगे। ये हमारे इंदौर का वो है इजाद किया हुआ शब्द, आनंद आदमी के भीतर होना चाहिए, तो बाहर भी उसको आपको आनंद। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा, आप देखो, आप ट्रेन में सफर कर रहा, एक आदमी ने धक्का दिया, ईशान भाई, और वो धक्का मैं सही नहीं पाया, तो मैंने धक्का ट्रांसफर कर दिया पीछे वाले को। आप पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी ऐसा हट्टा कट्टा हो रहा, रुंड सूंड, तो वो मेरे माथे आ गया, हाथापाई की नौबत आ गई। तो वो क्या बोला मेरे से, आप आनंद लेना, मैं 4 पंक्तियों में रखता हूँ। वो मेरे से बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। ये चेचिस कहते हैं कार के ढांचे को, उसने मेरे ढांचे का अपमान करा। कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझे पे तो फूंक मारना भी एक सितम है, मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में। अब अगली पंक्ति में आया आनंद, तो तालियां उठाना। मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन। बढ़िया है अपने। तो ये बताना पड़ता है। अभी सर आदरणीय वर्मा साहब, अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक साहब आए थे, सर आए थे वर्मा साहब, उन्होंने बताया कवियों के लिए इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि हमने कल भी कवि गणों को सुना, और उन्होंने अपने मतलब कवि गणों ने मतलब माउंट एवरेस्ट को छू लिया, स्पर्श कर लिया, छू लिया, और चांद की रोशनी को छू लिया, सूर्य की किरणों को छू लिया। अब उनको कौन बताए कि मेरे जैसे कवि भी हैं, जो घर में पंखा चालू करने का बटन भी होता उसको भी उछल के छू रहा है, वो भी बराबर हाथ में नहीं आ रहा, छू नहीं रहा है। ये हाइट के लफड़ा है, भगवान ने ईश्वर ने बनाया ऐसा। मैं तो अभी पिछले दिनों की बात है, मैं वहाँ हॉस्पिटल गया, अब बुखार आ रहा है, मैं हॉस्पिटल गया सर, सत्य घटना, सरकारी हॉस्पिटल, मैंने पर्ची कटवाई, क्या नाम बोले, रोहित शर्मा। मैंने कहा
रोहित शर्मा के नाम से पर्ची बना दो। कहाँ रहते हो? मैंने कहा लोकनायक नगर इंदौर। बोले ठीक है। आपको क्या हो रहा है? मैंने कहा बुखार हो रहा है। बोले ठीक है, आप जाके 5 नंबर केबिन के सामने बैठ जाइए, डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं 11 बजे। मैंने कहा ठीक है। मैंने तुरंत वो पर्ची ली सर और 5 नंबर केबिन के सामने जाकर के बैठा। अब आशीष भैया मैंने जैसे बैठा तो मैंने वहाँ बोर्ड पढ़ा हुआ 5 नंबर केबिन पे लिखा हुआ, वो बोर्ड पे नाम डॉक्टर का पढ़ा तो ऐसी इच्छा हुई कि जाकर के किसी पत्थर से उस मैडम का माथा फोड़ दूं। उस पर लिखा हुआ डॉक्टर आशीष अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ। मतलब लोग इस प्रकार के आनंद लेने पे तुले हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को भी जहाँ घर में लोग नहीं सुन रहे, वहाँ अगर आशीष राज सिंघानिया जैसे व्यक्ति जो कला और संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, आपकी तालियां अगली बात पे बजनी चाहिए। लोग बहुत धनाढ़ रहते हैं, बहुत धन संपन्न है आशीष भैया, धनाढ़ हैं, अच्छे घर से आते हैं, संपन्न परिवार है। हालांकि और भी लोग संपन्न हैं, लेकिन इनकी संपन्नता और इनका अंदर का भाव मेल खा करके जब बड़े अनुष्ठान करता है, और बड़े अनुष्ठान के साथ साथ जब लोगों को यह मालूम पड़ता है कि ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र वो आदमी है जो अपनी कमाई का बड़ा प्रतिशत हिस्सा कला, संस्कृति, साहित्य के अनुष्ठान में लगा देता है, तो लोगों के हृदय में यह व्यक्ति जाकर के विराजमान होता है। आपकी तालियां कमजोर हैं, जोरदार तालियां आशीष भैया के लिए होनी चाहिए। अभिषेक भैया ने बहुत बड़े संचालन करा। भाई साहब आपको प्रणाम करता हूं। हाँ, आपके बारे में भी बोलूं तो ये खाली कर दिया काजू हुआ है 2-4 बचा। एक भैया हमको आशीष भाई, एकराग्र भाई को भी सुनना, सबको सुनना है। आप लोग हमको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो सुन ही सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग जश्न ज़बा हो रहा है, हाथ से बहुत कुछ है ईश्वर ने दे रखा, लेकिन मैं एक व्यंग्य रचना आपके बीच रखना चाहता हूँ, अगर आप लोग आदेशित कर दें। स्वागत भाई। एक अच्छी व्यंग्य रचना, वो व्यंग्य रचना मैंने शराबियों पे लिखी है। उसका जो शीर्षक है वो है बेवड़े का जीवन परिचय। हमारे इंदौर में बेवड़ों का ग्रुप है। शराबी बोलो तो फील नहीं आता, बेवड़ा बोलने का आता। उसमें उन बेवड़ों के निश्चित्व के अभाव सामने झलकती है, नशेड़ीपना। तो बेवड़ों का ग्रुप है इंदौर में, तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और उसमें मुख्य अतिथि को बुलाया। अब स्वाभाविक बात है कि बेवड़ों का मुख्य अतिथि तो महाबेवड़ा होगा, तो वो व्यक्ति बैठाया दीदी उसको और उसका परिचय पढ़ा गया। अब आप समझ लो कि आप बेवड़ों के ग्रुप में बैठे हुए हो और मैं वो व्यक्ति हूँ जो उसका परिचय पढ़ रहा हूँ। आप उस प्रोटोकॉल के साथ सुनना। आदरणीय चरसीमल जी बेवड़ा सदा टुन्न, आपका जन्म 30 फरवरी 1971 को इंदौर शहर के एक कुख्यात परिवार में हुआ। आपके पिताजी श्री गांजामल जी बेवड़ा देश की प्रतिष्ठित चरसी गंजेड़ी सहकारी संस्था के सक्रिय सदस्य रहे हैं। आपकी माताजी श्रीमती बाटली देवी झगड़ालू महिला यूनियन के अध्यक्ष रही हैं। बचपन में ही आप इतने प्रतिभाशाली थे कि अपने पिताजी की बॉटल में से चोरी छुपे 2-2 घूंट खटकते रहते थे। जैसे दूसरों का पढ़ते वैसे उनका पढ़ाया जा रहा है कि बचपन से अभी तक क्या क्या करा आपने। आप बचपन से ही चोरी छुपे 2-2 घूंट अपने पिताजी की बॉटल में से खटकते रहते थे। प्रतिक्षण प्रतिपल अर्थात सदैव हर समय शराब के नशे में टुन्न रहने के कारण नगर के लोगों ने आपको सदा टुन्न की उपाधि प्रदान की है। आप इतने अधिक तेजस्वी हैं कि आपका आभा मंडल हमेशा सदैव दुर्गंध युक्त रहता है, अर्थात उच्च कोटि की वास मारता है। अतः आप अपने से 4 फीट दूर खड़े हुए व्यक्ति पर भी प्रभाव छोड़ने में सफल हो जाते हैं। आप इतने अधिक तेजस्वी हैं कि सदैव अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए रहते हैं। आप नशा अकादमी से ग्रेजुएट हैं तथा कुत्ते से मुंह चटवाने में कुशल हैं। तालियां अच्छी बजाइए बेवड़ा जी के लिए। आप नशा अकादमी से ग्रेजुएट हैं तथा कुत्तों से मुंह चटवाने में कुशल हैं। मोहल्ले के गटरों एवं नालियों में पड़े रहने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। आपकी इन्हीं व्यस्तताओं के कारण आपकी पत्नी आपको कई बार घर से जूते मार करके बाहर कर चुकी है, लेकिन फिर भी बिना किसी घमंड के एक निसरने की भांति आप पुनः घर आ जाते हैं। आपकी यह निर्लज्जता हमारा मन मोह लेती है। आपकी साहित्य एवं लेखन में भी रुचि रही है। आपके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि एक शाम पौवे के नाम, क्वार्टर मेरी जिंदगी, वाइन शॉप की ओर बढ़ते कदम, कुत्ते के मुंह से अपना मुंह चटवाने के लाभ एवं हानि। हे मदिरा युक्त श्रीमान, आप जैसे लंपट, छिछोरे, नीच
एवं नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी व्यक्तित्व को अपने बीच पा करके यह संस्था लज्जान्वित महसूस कर रही है। हमारा विश्वास है कि इन्हीं गटरों एवं नालियों के रास्ते से आप एक न एक दिन जरूर नर्क को प्राप्त करेंगे। अंत में आपकी तालियों के साथ चौथी पंक्ति पर आपके ताले बजाइएगा और मुझे विदा कीजिएगा। मैं बेवड़े जी के पास जाकर के बैठूंगा। मालूम नहीं पीछे कौन सी सीट खाली है, देखा जाएगा। अंत में आप ही की पंक्तियां आप ही को समर्पित करते हैं कि दारू की बाटलों को महफूज रखना, बड़ी देर तक पार्टी ही पार्टी होगी। दारू की बाटलों को महफूज रखना, बड़ी देर तक पार्टी ही पार्टी होगी। बेवड़े हैं हम, बेवड़े हो तुम भी, जरूर किसी बात पर मुकालात होगी, जरूर किसी बात पर। धन्यवाद, जय हिंद।